तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शुरू तो होती है खुशियों से, पर खत्म होती है एक गहरी खामोशी और अफसोस पर। ये कहानी है बहादुर की, एक लड़का जो एक दिन बस भाग गया। देखिए, इस कहानी का पूरा राज ना इसी एक सवाल में है। एक लड़का जो इतनी उमंग, इतनी जिंदगी लेकर आया, वो आखिर बिना एक लफ्ज कहे चला क्यों गया? आखिर हुआ क्या था? चलिए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? सोचने वाली बात है कि ये किसी ज़रूरत से शुरू नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक मिडिल क्लास फैमिली की सोशल स्टैंडिंग की चिंता से, एक ऐसी इच्छा से कि भई रिश्तेदारों के सामने हमारा भी रुतबा हो। और इस बात को नैरेटर के अपने शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है? सोच देखिए, मेरी दोनों भाभियां रानियों की तरह पलंग तोड़ती रहती, जबकि निर्मला को सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। मैं जलन से भुन जाता था। साफ है ना, नौकर की जरूरत काम के लिए नहीं थी, बस इसलिए थी क्योंकि रिश्तेदारों के पास भी नौकर थे। तो इसी माहौल में एंट्री होती है बहादुर की, करीब 12-13 साल का एक नेपाली लड़का। एक दिलचस्प बात, उसका पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन घर की मालकिन निर्मला आते ही उसके नाम से दिल हटा देती है। अब सुनने में ये शायद छोटी सी बात लगे, पर सोचिए, ये एक तरह से उसकी पहचान को छोटा करने की पहली कोशिश थी, जैसे कि तुम सिर्फ बहादुर हो, दिल बहादुर नहीं। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। बहादुर का आना, अब जानते हैं, एकदम ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। वो इतना हंसमुख, इतना मेहनती कि उसके आने से पूरे घर में जैसे एक नई जान आ गई थी। और वो सिर्फ काम ही नहीं करता था, वो अपने साथ अपनी एक अलग ही दुनिया लाया था। फौरन पेड़ों पर चढ़ जाता और कभी-कभी अपने पहाड़ी गीत गुनगुनाता था। उन गीतों में ना एक अजीब सी मीठी उदासी होती थी। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों में कोई अपने बिछड़े हुए साथी को पुकार रहा हो। इधर निर्मला यानी घर की मालकिन, उनका अलग ही ड्रामा चलता था। वो अक्सर आंगन में खड़ी हो जाती और जोर-जोर से कहती, मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं हूं जो नौकरों को सताती हैं। मैं तो नौकरों को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। समझ रहे हैं? ये सब पड़ोसियों को सुनाने के लिए होता था। असलियत कम, दिखावा ज्यादा। लेकिन ये जो अच्छा दौर था ना, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। धीरे धीरे परिवार की वो ऊपरी हमदर्दी पिघलने लगी और उसकी जगह गाली गलौच और मारपीट ने ले ली। बस यहीं से कहानी ने एक नया और भयानक मोड़ ले लिया। परिवार का दोगलापन तो देखिए। एक तरफ माँ निर्मला दुनिया को दिखाने के लिए कहती हैं, मैं उसे अपने बच्चे जैसा मानती हूँ, और दूसरी तरफ उनका बेटा किशोर बंद दरवाजे के पीछे क्या कहता है, एक भी काम छूटा तो मार मार कर भूसा भर दूंगा। कितना बड़ा अंतर है, सोचिए। और किशोर तो पूरी तरह से बहादुर पर डिपेंडेंट हो गया था। जूते पॉलिश करवाना, मालिश करवाना, हर छोटे बड़े काम के लिए बहादुर। और गलती, जरा सी भी गलती हुई नहीं कि गालियां और मारपीट शुरू। इस रोज रोज के जुल्म ने धीरे धीरे उस हंसमुख बहादुर को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। एक पड़ोसन ने निर्मला को सलाह दी, नौकरों को अच्छे खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बिगड़ जाते हैं। बस इतना सुनना था कि निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर दिया। उससे कहा गया कि अपनी रोटियां खुद बनाओ। ये सिर्फ रोटी की बात नहीं थी, समझिए, ये एक साफ साफ संदेश था कि तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम सिर्फ एक नौकर हो। और अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचती है। घर में आते हैं कुछ रिश्तेदार, और उनके आने के साथ ही एक ऐसी घटना होती है जो बहादुर के लिए आखिरी कील साबित होती है। अचानक मेहमान आई महिला चिल्लाने लगती हैं, हमने बिस्तर पर 11 रुपए छोड़े थे, वो गायब हैं। और इसका मतलब शक सीधा बहादुर पर। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक इल्जाम। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में बहादुर ने पैसे लिए होंगे? वो ही लड़का जिसको पहले अगर जमीन पर पैसे मिलते थे तो वो चुपचाप उठाकर निर्मला को दे देता था, क्या वो अचानक चोर बन गया? इस इल्जाम के सामने बहादुर बस चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो बस इतना ही बोल पाया, जी नहीं बाबूजी। लेकिन उस माहौल में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हद तो ये थी कि नरेटर को भी उस पर शक होने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। नैरेटर ने, जिसने अब तक बहादुर पर कभी हाथ नहीं उठाया था, उसने भी बहादुर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये विश्वास का टूटना था। शायद उस आखिरी सहारे का टूटना था जो बहादुर के पास बचा था।
उस थप्पड़ के बाद सब कुछ बदल गया। अगली दोपहर बहादुर वहां नहीं था। वो चला गया, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा सूनापन जो घर के हर कोने में हर इंसान को चुभ रहा था। और जाते जाते वो अपनी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत दे गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने कपड़े, अपने जूते, यहाँ तक कि अपनी मेहनत की कमाई, अपनी तनख्वाह भी। कुछ नहीं ले गया। उसका खाली हाथ जाना ही चीख चीख कर कह रहा था कि वो चोर नहीं था। जब नैरेटर ने उसकी छोड़ी हुई चीजें देखी ना, तो उसमें से क्या निकला? बच्चों वाला खजाना, कुछ कंचे, ताश के पुराने पत्ते, कुछ सुंदर से पत्थर। मतलब उसकी पूरी दुनिया इन्हीं छोटी छोटी चीजों में थी, और ये सारी चीजें उसकी मासूमियत की गवाही दे रही थीं। एक ऐसी मासूमियत जिसे उस परिवार ने अपने हाथों से कुचल दिया था। अब बहादुर तो चला गया, और उसके जाने के बाद परिवार को एहसास हुआ, निर्मला को समझ आया कि रिश्तेदारों ने पैसों के बारे में झूठ बोला था। किशोर ने कसम खाई कि वो उसे फिर कभी नहीं मारेगा। सब मान रहे थे कि उसके साथ जिंदगी कितनी आसान थी, लेकिन उनके इस दुख में ना अफसोस से ज्यादा अपना आराम छिन जाने का स्वार्थ था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि घर की एक रूह को खो दिया था। और आखिर में नरेटर के मन में बस एक ही अफसोस रह जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने उसे न मारा होता तो शायद वो न जाता। ये एक छोटा सा अगर पूरी कहानी का बोझ उठाए हुए है। एक ऐसा सवाल जो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रह जाएगा कि क्या होता अगर उस दिन, उस एक पल के लिए उसने बहादुर पर भरोसा कर लिया हो।